अध्याय 3 गुमनाम चिट्ठियां। ब्राजीलियन सांप के निकल भागने के कारण हैरी को अब तक की सबसे लंबी सजा मिली। जब उसे अलमारी से बाहर आने की छूट दी गई तब तक गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। डडली अपना नया वीडियो कैमरा तोड़ चुका था, रिमोट कंट्रोल हवाई जहाज को चकनाचूर कर चुका था और पहली बार रेसिंग बाइक चलाते समय बूढ़ी मिसेस फिग को तब टक्कर मार चुका था जब वे बैसाखियों के सहारे प्रिवेट ड्राइव की सड़क पार कर रही थीं। हैरी खुश था कि स्कूल बंद हो गया, परंतु डडली के गैंग से बचने का कोई उपाय नहीं था क्योंकि वे रोज़ घर पर आ धमकते थे। पर्सियर, डैनियल, डेनिस, मैकमम और गॉर्डन सब के सब मोटे और मूर्ख थे, परंतु चूंकि डडली उनमें सबसे मोटा और सबसे मूर्ख था इसीलिए वह उनका लीडर था। बाकी सभी खुशी खुशी डडली के मनपसंद खेल हैरी का शिकार में शामिल हो जाते थे। इस वजह से हैरी लगातार और ज़्यादातर समय घर से बाहर रहना पसंद करता था। वहाँ भटकते हुए जब वह छुट्टियों के खत्म होने के बारे में सोचता तो उसे आशा की हल्की सी किरण नजर आती। जब सितंबर आया तो वह हाई स्कूल में जाएगा और जीवन में पहली बार वह डडली के साथ नहीं पढ़ेगा। डडली को वर्नन अंकल के पुराने स्कूल स्मेल्टिंग में भेजा जा रहा था। पर्सियर पॉलिकस भी वहीं जा रहे थे। दूसरी तरफ हैरी एक सरकारी स्कूल स्टेनवॉल हाई स्कूल में जाने वाला था जिसका डडली मजाक उड़ाया करता था। स्टेनवॉल में पहले दिन बच्चों का सिर टॉयलेट के अंदर डालते हैं। उसने हैरी से कहा, चाहो तो ऊपर आकर उसकी प्रैक्टिस कर लो। नहीं धन्यवाद, हैरी ने कहा। बेचारे टॉयलेट के अंदर तुम्हारे सिर जितनी गंदी चीज़ पहले कभी नहीं गई होगी, वह बीमार होगा। इससे पहले डडली उसके कहने का मतलब समझ पाए हैरी ने दौड़ लगा दी। जुलाई में पिटूनिया आंटी डडली को एक दिन लंदन ले गईं क्योंकि डडली के लिए स्मेल्टिंग की यूनिफॉर्म खरीदना थी। हैरी को वे मिसेस फिग के यहाँ छोड़ गईं। मिसेस फिग का व्यवहार आज पहले जितना बुरा नहीं था। बाद में हैरी को पता चला कि पालतू बिल्ली जिन्हें मिसेस फिग ने पहले पाला था और जिसके कारण उनकी टांग टूट गई थी और शायद इसलिए अब मिसेस फिग को बिल्लियों से पहले जितना प्रेम नहीं रहा था। उन्होंने हैरी को टेलीविज़न देखने दिया और उसे थोड़ा सा चॉकलेट केक भी दिया जिसका स्वाद ऐसा था जैसे उसे कई सालों से संभाल कर रखा गया हो। उस शाम डडली ने अपनी नई चमचमाती यूनिफॉर्म में पूरे परिवार के सामने ड्राइंग रूम में परेड की। स्मेल्टिंग में पढ़ने वाले लड़के मेहरून रंग का लंबा कोट, नारंगी निकर और ब्रूटस नाम के स्ट्रॉ हैट पहनते थे। वे गांठदार छड़ी भी रखते थे और टीचर की आंख बचाकर उससे एक दूसरे को मारते भी थे। ऐसा लगता था जैसे बाद के जीवन के लिए यह बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी। जब वर्नन अंकल ने डडली को नई यूनिफॉर्म में देखा तो वे भारी आवाज़ में बोले कि यह उनके जीवन का सबसे गौरवशाली पल है। पिटूनिया आंटी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वे कहने लगी कि उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा है कि उनका छोटा सा डडली बेटू जो इतना सुंदर और बड़ा दिख रहा था। हैरी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसे हंसी रोकने की कोशिश में उसकी दो पसलियां पहले ही टूट चुकी हों। अगली सुबह जब हैरी नाश्ता करने गया तो किचन से भयानक बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बदबू सिंक में रखे लोहे के एक बड़े से टब में से आ रही थी। उसने उसमें झांक कर देखा। टब में गंदे कपड़े भरे थे जो भूरे पानी में तैर रहे थे। यह क्या है? उसने पिटूनिया आंटी से पूछा। उसके होंठ जैसे सिले हुए थे क्योंकि जब भी वह सवाल पूछने की गुस्ताखी करता था तब वह अपने होंठ कसकर बंद कर लेता था। तुम्हारी नई यूनिफॉर्म, पिटूनिया आंटी ने कहा। हैरी ने एक बार फिर टब को देखा। अच्छा, उसने कहा, मुझे पता नहीं था कि उसका इतना गीला होना ज़रूरी है। बेवकूफ़ हो क्या? पिटूनिया आंटी ने तमतमाते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए डडली के पुराने भूरे कपड़ों को भूरे रंग में रंग रही हूँ। जब यह काम पूरा हो जाएगा तो यह यूनिफॉर्म बाकी के बच्चों जैसी ही दिखेगी। हैरी को इस बारे में बहुत संदेह था, परंतु उसने सोचा कि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वह टेबल के पास गया और उसने कोशिश की कि वह इस बारे में ज़्यादा ना सोचे। स्टेनवॉल हाई स्कूल में पहले दिन उसका हुलिया कैसा दिखेगा? शायद वैसा जैसा उसने किसी बड़े हाथी की खाल ओढ़ रखी हो। डडली और वर्नन अंकल अंदर आए और हैरी की नई यूनिफॉर्म की बदबू के कारण दोनों ने ही अपनी नाक सुड़की।
हुई लग रही थी। वर्नन अंकल ने हमेशा की तरह अखबार खोला और डडली अपनी स्मेल्टिंग की छड़ी से, जिसे वह हर जगह साथ ले जाता था, टेबल पर ठक ठक करने लगा। तभी उन्हें लेटर बॉक्स खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर फर्श पर चिट्ठियां गिरने की आवाज़ सुनाई दी। चिट्ठियां लाओ डडली, वर्नन अंकल ने अखबार के पीछे से कहा। हैरी से कहो ना, हैरी चिट्ठियां उठा कर लाओ। डडली से कहिए ना, डडली अपनी स्मेल्टिंग की छड़ी इसे चुभाओ। अपने आप को स्मेल्टिंग की छड़ी से बचाते हुए हैरी चिट्ठियां लाने चला गया। फर्श पर 3 चिट्ठियां पड़ी थी। वर्नन अंकल की बहन मर्ज का पोस्टकार्ड, जो ऑयल ऑफ वाइट पर छुट्टियां मनाने जा रही थी। एक भूरा लिफाफा था जो शायद कोई बिल था, और एक चिट्ठी हैरी के नाम थी। हैरी ने चिट्ठी उठाई और उसे गौर से देखा। उसका दिल किसी बड़े रबर बैंड की तरह उछल रहा था। जिंदगी में किसी ने कभी भी उसे चिट्ठी नहीं लिखी थी। उसे कौन चिट्ठी लिखता? उसके ना कोई दोस्त थे, ना कोई रिश्तेदार था, वह किसी लाइब्रेरी का मेंबर भी तो नहीं था। इसलिए उसे किताब लौटाने के बारे में अपमानजनक पत्र भी नहीं मिलते थे। बहरहाल उसके सामने एक चिट्ठी थी और पते से साफ जाहिर था कि इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। मिस्टर एच पॉटर, सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी, 4 प्रिवेट ड्राइव, लिटिल विंगिंग सरे। लिफाफा मोटा और भारी था तथा पीले चमड़े के कागज से बना हुआ था और उस पर हरी स्याही से लिखा हुआ था। लिफाफे पर एक भी टिकट नहीं लगा था। लिफाफे को पलटते समय उसके हाथ कांपने लगे। हैरी ने देखा कि लिफाफे के पीछे जामुनी मोम की मोहर लगी थी और एक मोनो बना था। मोनो में एक शेर, एक चील, एक बिज्जू और एक सांप थे और बीच में बड़ा सा एच लिखा हुआ था। जल्दी करो लड़के, वर्नन अंकल किचन से चीखे। तुम क्या कर रहे हो? कहीं चिट्ठी में रखे बम की जांच तो नहीं करने लगे? वे अपने मजाक पर खुद ही हंस पड़े। हैरी किचन में वापस आया। वह अब भी अपनी चिट्ठी को घूर रहा था। उसने वर्नन अंकल को बिल और पोस्टकार्ड दे दिया, फिर बैठकर धीरे से अपना पीला लिफाफा खोलने लगा। वर्नन अंकल ने बिल वाला लिफाफा खोला, उसे नफरत से पढ़ा और फिर पोस्टकार्ड पर निगाह डाली। मर्ज बीमार है, उन्होंने पिटूनिया आंटी को बताया। उसने बासी मछली खा ली थी। डैडी, डडली अचानक चिल्लाया। डैडी, हैरी के पास कुछ है। हैरी इस समय अपनी चिट्ठियां खोलने ही वाला था, जो लिफाफे की तरह ही चमड़े के भारी कागज में लिखी हुई थी, परंतु तभी वर्नन अंकल ने उसके हाथ से चिट्ठी छीन ली तेजी से। यह मेरी चिट्ठी है, हैरी ने कहा और उसे वापस छीनने की कोशिश की। तुम्हें चिट्ठी कौन लिखेगा? वर्नन अंकल ने ताना मारते हुए कहा। उन्होंने एक हाथ से चिट्ठी खोली और उस पर नजर दौड़ाई। ट्रैफिक लाइट्स जितनी तेजी से रंग बदलती थी, उससे भी कहीं अधिक तेजी से उनका चेहरा लाल से हरा हो गया। और बात यही खत्म नहीं हुई, कुछ ही सेकंड बाद उनका चेहरा बासी दलिए की तरह भूरा सफेद भी हो गया। पिटूनिया बेहाँपते हुए बोले। डडली चिट्ठी छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे पढ़ सके, परंतु वर्नन अंकल ने चिट्ठी इतनी ऊंचाई में पकड़ रखी थी कि वो उसकी पहुंच से बहुत ही दूर था। पिटूनिया आंटी ने उत्सुकता से चिट्ठी ली और पहली लाइन पढ़ी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वे बेहोश ही होने वाली हैं। उन्होंने अपना गला पकड़ा और दम घुटने जैसी आवाज़ निकाली। वर्नन, हे भगवान, वर्नन! वे एक दूसरे की तरफ एकटक देखते रहे। वे भूल गए थे कि हैरी और डडली अब भी उसी कमरे में है। डडली को यह सहन करने की आदत नहीं थी कि उसकी तरफ ध्यान कोई ना दिया जाए। उसने अपनी स्मेल्टिंग की छड़ी से अपने डैडी के सिर पर खट से मारी। मैं उस चिट्ठी को पढ़ना चाहता हूँ, वह जोर से चिल्लाया। हैरी ने बौखलाते हुए कहा, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि यह मेरी चिट्ठी है। दोनों बाहर निकल जाओ, वर्नन अंकल ने चिट्ठी को लिफाफे के अंदर ठूंसते हुए कहा। हैरी हिला भी नहीं। मुझे मेरी चिट्ठी चाहिए, वह चिल्लाया। मुझे चिट्ठी पढ़ने दो, डडली चीखा। बाहर, वर्नन अंकल गरजे। इसके बाद उन्होंने हैरी और डडली की गर्दन पकड़ी और उन्हें हॉल के बाहर फेंक दिया और किचन का दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। हैरी और डडली ने तत्काल एक जोरदार परंतु खामोश लड़ाई होने लगी कि चाबी के छेद में से कौन सुनेगा। डडली इस लड़ाई में जीत गया और इसलिए हैरी, जिसके एक कान पर उसका चश्मा लटका हुआ था, पेट के बल लेटकर उस दरार से सुनने लगा जो दरवाजे के नीचे फर्श के बीच में थी। वर्नन, पिटूनिया आंटी कांपती हुई आवाज़ में बोली, पता देखो, उन्हें कैसे मालूम कि वह कहाँ सोता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे हमारे घर पे नज़र रख रहे हो, जासूसी कर रहे हो, पीछा कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। वर्नन अंकल बहुत परेशान आवाज़ में बोले। परंतु वर्नन, हम क्या करें? इसका जवाब दें, यह कह दें कि हम नहीं चाहते। हैरी को दिख रहा था कि वर्नन अंकल के चमकते काले जूते किचन में इधर उधर आ जा रहे थे। नहीं, उन्होंने फैसला करते हुए कहा, नहीं, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा तो हाँ, यही सबसे अच्छा रहेगा। हम कुछ भी नहीं करेंगे। पर
मैं अपने घर में उस तरह की किसी भी चीज़ को नहीं चाहता पिटूनिया। जब हमने उसे घर में रखा था तब तो क्या हमने उस वक्त यह कसम नहीं खाई थी कि हम इस खतरनाक बेवकूफ़ी को बंद कर देंगे। उस शाम को ऑफिस से लौटने के बाद वर्नन अंकल ने एक ऐसा काम किया जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं किया था। वे हैरी की अलमारी में उससे मिलने के लिए आए। जैसे ही वर्नन अंकल दरवाजे में जैसे तैसे घुसकर अंदर आए, हैरी ने पूछा, मेरी चिट्ठी कहाँ है? मुझे किसने चिट्ठी लिखी थी? किसी ने नहीं, उस पर गलती से तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, वर्नन अंकल ने रूखेपन से कहा। मैंने चिट्ठी जला दी। कहीं कोई गलती नहीं हुई थी, हैरी ने गुस्से से कहा। उस पर मेरी अलमारी का पता लिखा हुआ था। चुप रहो, वर्नन अंकल इतनी जोर से चीखी कि छत से 2 मकड़ियाँ नीचे गिर पड़ी। कई गहरी सांसें लेने के बाद वर्नन अंकल ने अपने चेहरे को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, जो बहुत कष्टकारी दिख रहा था। अच्छा हाँ हैरी, इस अलमारी के बारे में तुम्हारी आंटी और मैं सोच रहे थे। अब तुम्हारे हिसाब से यह अलमारी छोटी पड़ने लगी है। हमने सोचा है अच्छा यही रहेगा कि तुम डडली के दूसरे बेडरूम में रहने लगो। क्यों? हैरी ने कहा। सवाल मत पूछो, वर्नन अंकल घुर्राते हुए बोले। अपना सामान ऊपर ले जाओ अभी। डजली परिवार के घर में 4 बेडरूम थे, एक वर्नन अंकल और पिटूनिया आंटी के लिए, दूसरे मेहमानों के लिए, आमतौर पर वर्नन अंकल की बहन मर्ज के लिए, तीसरा इसमें डडली सोता था और चौथा जहां डडली अपने खिलौने और वे सारी चीज़ें रखता था जो उसके पहले बेडरूम में नहीं समा पाती थी। हैरी को अपना पूरा सामान अलमारी से उस कमरे तक ले जाने में सिर्फ एक ही चक्कर लगाना पड़ा। वह बिस्तर पर बैठा और उसने अपने चारों तरफ ध्यान दिया। वहाँ लगभग हर चीज़ टूटी फूटी थी। 1 महीने पुराना वीडियो कैमरा उस छोटे और सही सलामत टैंकी के ऊपर रखा था, जिससे एक बार डडली ने पड़ोसी के कुत्ते के ऊपर चढ़ा दिया था। कोने में डडली का पहला टेलीविज़न रखा था, जिसे उसने उस दिन लात मार कर तोड़ दिया था जब उसका मनपसंद सीरियल नहीं आया था। पक्षी रखने का एक बड़ा सा पिंजरा था, जिसमें कभी एक तोता रहा करता था, जिसकी अदला बदली करके डडली ने स्कूल के एक दोस्त से असली एयर राइफल खरीद ली थी। वह राइफल शेल्फ के ऊपर रखी थी और उसका कोना बुरे तरीके से पिचका हुआ था क्योंकि डडली उस पर बैठ गया था। बाकी के शेल्फ में किताबें रखी थी। कमरे में बस किताबें ही ऐसी दिख रही थीं जैसे उन्हें कभी छुआ ही नहीं गया हो। नीचे से डडली की अपनी माँ पर चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं नहीं चाहता वह वहाँ रहे, मुझे वह कमरा चाहिए, उसे वहाँ से बाहर निकालो। हैरी ने आह भरी और बिस्तर पर लेट गया। कल तक यहाँ रहने के लिए वह सब कुछ दे सकता था, पर आज वह बिना चिट्ठी के इस कमरे में रहने के बजाय चिट्ठी के साथ उसी अलमारी में वापस जाने के लिए तैयार। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब चुप थे। डडली सदमे में था। वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसने डैडी को अपनी स्मेल्टिंग की छड़ी से मारा था, बीमारी का नाटक किया था, अपनी माँ को लातें मारी थी, ग्रीन हाउस की छत से अपने कछुए को फेंक दिया था, और इस सब के बाद भी उसका कमरा वापस नहीं मिला था। हैरी गुजरे हुए कल की इसी समय के बारे में सोच रहा था और दुखी हो रहा था। काश उसने हॉल में ही अपनी चिट्ठी पढ़ ली होती। वर्नन अंकल और पिटूनिया आंटी एक दूसरे की तरफ रहस्यपूर्ण ढंग से देख रही थी। वर्नन अंकल हैरी से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे और जब डाक आई तो उन्होंने डडली को डाक लेने भेजा। डडली पूरे हॉल में स्मेल्टिंग की छड़ी हर तरफ ठोकता हुआ फिर चिल्लाता हुआ आया। एक और चिट्ठी आ गई। मिस्टर एच पॉटर, सबसे छोटा बेडरूम, 4 प्रिवीट ड्राइव। दबी हुई चीख के साथ वर्नन अंकल कुर्सी से उछले और उन्होंने हॉल में दौड़ लगा दी। हैरी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। डडली के हाथ से चिट्ठी छीनने के लिए वर्नन अंकल को उसे ज़मीन पर गिराना पड़ा। यह कम और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता था, इसलिए क्योंकि हैरी ने पीछे से हाथ डालकर वर्नन अंकल की गर्दन को पकड़ लिया था। 1 मिनट की उठापटक के बाद, जिसमें हर एक को स्मेल्टिंग की छड़ी कई बार पड़ी थी, वर्नन अंकल सीधे खड़े हुए, वे हाँफ रहे थे और हैरी की चिट्ठी उनके हाथ में थी। अपनी अलमारी में जाओ, मेरा मतलब अपने बेडरूम में जाओ, वे हैरी से हाँफते हुए बोले। डडली तुम भी जाओ, दफ़ा हो जाओ। हैरी अपने नए कमरे में गोल गोल घूम रहा था। कोई जानता था कि वह अपनी अलमारी से निकलकर कहीं और सोने लगा है, और वह यह भी जानता था कि उसे पहली चिट्ठी नहीं मिली। निश्चित रूप से इसका मतलब यह था कि वह दोबारा कोशिश करेगा और इस बार हैरी ऐसा इंतज़ाम कर लेगा ताकि वह उस तक चिट्ठी पहुंचने में सफल हो जाए। उसके दिमाग में एक ऐसी योजना थी। अगली सुबह 6 बजे सुधरी हुई अलार्म घड़ी की घंटी बजी। हैरी ने लपक कर उसे बंद किया। चुपचाप कपड़े पहने। वह डजली परिवार को जगाना नहीं चाहता था, इसलिए बिना लाइट जलाए वहां दबे पांव नीचे उतरा। वह प्राइवेट ड्राइव के कोने पर पोस्टमैन का इंतजार करने लगा ताकि नंबर 4 की चिट्ठियां सबसे पहले उसी के हाथ लगे। अंधेरे हॉल से बाहर के दरवाजे की तरफ रेंगते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
आ हैरी हवा में उछला। वह फर्श पर पड़ी किसी मोटी और गिलगिली चीज पर चढ़ गया था, किसी जिंदा चीज पर। ऊपर की मंजिल की बत्ती खट से जली और हैरी को देखकर आतंकित हो गई। जैसी गिलगिली चीज पर वह चढ़ा था वह वर्नन अंकल का चेहरा था। वर्नन अंकल स्लीपिंग बैग में सामने वाले दरवाजे से टिक कर सो रहे थे। यह बात तय थी कि वे पक्का इंतजाम कर लेना चाहते थे ताकि हैरी को वो काम ना करना पड़े जिसे वह करने की कोशिश करा। वे आधे घंटे तक हैरी को डांटते रहे और फिर उन्होंने उसे एक कप चाय बनाकर लाने को कहा। हैरी पैर पटकते हुए दुखी मन से किचन में गया और जब वह लौट कर आया तब तक डाक आ चुकी थी और वर्नन अंकल की गोद में पड़ी थी। हैरी को देखकर रहा नहीं गया कि 3 चिट्ठियों पर हरी स्याही से उसका पता लिखा हुआ था। मैं चाहता हूँ उसे कहना शुरू किया, परंतु वर्नन अंकल उसकी आंखों के सामने उसकी चिट्ठियां फाड़ते रहे। वर्नन अंकल उस दिन ऑफिस नहीं गए, वे घर पर ही रहे और उन्होंने कील ठोक कर लेटर बॉक्स को बंद कर दिया। देखो, मुंह में कील भरी होने के बावजूद पिटूनिया आंटी को समझा रहे थे, जब वे लोग चिट्ठियां नहीं पहुंचा पाएंगे तो हार मान लेंगे। वर्नन अंकल, मुझे नहीं लगता कि वे इतनी आसानी से हार मान लेंगे। अरे, वे लोग तुम्हारी और मेरी तरह थोड़ी सोचते हैं, उनके सोचने का ढंग बहुत ही अजीब होता है, वर्नन अंकल ने कहा और फिर उन्होंने एक कील को फ्रूट केक के उस टुकड़े से ठोकने की कोशिश की जिसे पिटूनिया आंटी उनके खाने के लिए लाई थी। शुक्रवार को हैरी के नाम की 12 चिट्ठियां आई और जब चिट्ठियां लेटर बॉक्स के अंदर नहीं घुस रही थीं तो उन्हें दरवाजे के नीचे से सरका कर अंदर डाला गया। कुछ चिट्ठियां को किनारे की दरारों में से और कुछ को तो नीचे वाले बाथरूम के रोशनदान से डाला गया। वर्नन अंकल उस दिन भी घर पर रहे। सारी चिट्ठियों को जलाने के बाद उन्होंने हथौड़े और कील उठाकर अगले और पिछले दरवाजे की सारी दरारें बंद कर दी। अब कोई दरार तो क्या, बाहर से भी कोई नहीं अंदर आ सकता था। काम करते करते वे टी-पोट थ्रू द ट्यूबलेस गुनगुना रहे थे जो जरा सी आवाज में वे चौंक जाते थे। शनिवार को तो स्थिति नियंत्रण से बाहर ही होने लगी। हैरी के नाम की 24 चिट्ठियां घर के अंदर घुस आईं जो 2 दर्जन अंडों के भीतर एक एक करके मोड़ी हुई छुपाई गई थीं। उनका दूध वाला परेशान दिख रहा था जब उसने यह अंडे ड्राइंग रूम की खिड़की से पिटूनिया आंटी को दिए। वर्नन अंकल गुस्से से पागल होकर पोस्टमैन और डेयरी को फोन लगा रहे थे ताकि उन्हें कोई सही आदमी मिल जाए जिससे वे अपनी शिकायत कर सके। इस बीच पिटूनिया आंटी ने अपनी मिक्सी में वे चिट्ठियां पीस डाली। आखिर दुनिया में ऐसा कौन है जिसे तुमसे मिलने के लिए इतनी छटपटा रहा है? डडली ने हैरी से आश्चर्य से पूछा। रविवार की सुबह नाश्ते की टेबल पर वर्नन अंकल थके हुए थे। वे थोड़े बीमार भी दिख रहे थे परंतु वे खुश थे। इतवार को डांट नहीं आती। उन्होंने अखबार पर मुरब्बा लगाते हुए उन्हें खुशी खुशी याद दिलाया, आज कोई भी बेहुदा चिट्ठी नहीं आ सकती। जब वे बोल रहे थे तभी किचन की चिमनी से कोई चीज सरसराती हुई नीचे आई और उनके सिर के पिछले हिस्से पर आ चढ़ पड़ी। अगले ही पल अंगीठी से 30 या 40 चिट्ठियां गोलियों की तरह बरसने लगीं। बाकी सभी ने अपने सिर झुका लिए परंतु हैरी पकड़ने के लिए हवा में उछल रहा था। बाहर जाओ, वर्नन अंकल ने हैरी को कमर से पकड़कर बाहर हॉल में फेंक दिया। जब पिटूनिया आंटी और डडली उनके चेहरे पर हाथ रखकर बाहर निकल गए तो वर्नन अंकल ने दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने के बाद भी वे बाहर से सुन सकते थे कि चिट्ठियां अब भी कमरे में तैर रही हैं, घुस रही हैं और दीवारों तथा फर्श से टकरा रही हैं। बहुत हो गया, वर्नन अंकल ने कहा। वे शांत लहजे से बोलने की कोशिश कर रहे थे परंतु बोलते समय उनकी मूँछों के बाल लगातार उखड़ते जा रहे थे। 5 मिनट में तुम सब चलने के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं। सिर्फ कुछ कपड़े पैक कर लो, कोई बहस नहीं। अपनी आधी मूछ के बिना वे इतने खतरनाक थे जैसे उनसे बहस करने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। 10 मिनट बाद वे लोग कीलों से बंद दरवाजों को झटके से खींचते हुए बड़ी मुश्किल से बाहर आए, कार में बैठे और कार को हाईवे पर हवा से बातें कराने लगे। डडली पिछली सीट पर सुबक रहा था। उसके डैडी ने उसे सिर पर दे मारा था क्योंकि उसने टेलीविज़न, वीसीआर और कंप्यूटर को स्पोर्ट्स बैग में पैक करने के लिए कुछ ज़्यादा ही समय लगा दिया था। उनकी कार चलती रही और चलती ही रही, यहाँ तक कि पिटूनिया आंटी भी यह पूछने से डर रही थी कि वे कहाँ जा रहे हैं। बीच बीच में वर्नन अंकल झटके से गाड़ी मोड़ देते और कुछ समय तक विपरीत दिशा में कार को चलाते रहते। जब वे झटके से गाड़ी मोड़ते तो वे ये शब्द बुदबुदाते थे, पीछा करने वालों अब क्या करोगे, पीछा करने वालों अब क्या करोगे। दिन भर हो गया परंतु वे खाने पीने के लिए भी कहीं नहीं रुके। रात तक डडली
दुखी होकर चिंघाड़ने लगा। उसकी ज़िंदगी में इतना बुरा दिन पहले कभी नहीं गुजरा था। वह भूखा था। उसके 5 मनपसंद टेलीविज़न शो सीरियल छूट गए थे। यही नहीं, आज से पहले वह अपने कंप्यूटर पर किसी दुश्मन को बिना मारे इतने समय तक भी कभी नहीं रहा था। आखिरकार वर्नन अंकल एक गंदे से होटल के सामने रुके जो एक बड़े शहर के बाहरी हिस्से में था। डडली और हैरी एक ही कमरे में सोए, जिसमें डबल बेड था और सिली हुई गंदी चादरें थी। डडली खर्राटे भरने लगा, पर हैरी जागता रहा। वह खिड़की की चौखट पर बैठकर नीचे से गुजरती हुई कारों की रोशनियों को देख रहा था और सोच रहा था। अगले दिन नाश्ते में उन्हें बासी कॉर्नफ्लेक्स और ठंडे डिब्बाबंद टमाटर के साथ टोस्ट खाने पड़े। उन्होंने नाश्ता खत्म ही किया था, तभी होटल की मालकिन उनके टेबल के पास आई। माफ़ कीजिए, परंतु क्या आप में से किसी का नाम मिस्टर एच पॉटर है? मेरे पास रिसेप्शन में इस तरह की लगभग 100 चिट्ठियाँ रखी हुई हैं। उसने एक चिट्ठी दिखाई ताकि वे हरी स्याही में लिखा पता देख सकें। मिस्टर एच पॉटर, कमरा नंबर 17, रेवेन्यू होटल, कुकवर्थ। हैरी ने चिट्ठी को झपटना चाहा, परंतु वर्नन अंकल ने उसके बड़े हुए हाथ को हटाकर एक तरफ कर दिया। मालकिन घूरती रही। मैं उन्हें ले लेता हूँ, वर्नन अंकल जल्दी से बोले और जल्दी से खड़े होकर उसके पीछे डाइनिंग रूम से बाहर चले गए। डियर, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम घर लौट चलें? पिटूनिया आंटी ने कई घंटे बाद डरते डरते सुझाव दिया, परंतु ऐसा लगा जैसे वर्नन अंकल ने उनकी बात सुनी ही नहीं। वर्नन अंकल क्या चाहते थे, यह उनमें से कोई नहीं जानता था। वर्नन अंकल उन्हें कार से जंगल के बीचों बीच ले गए। वहां कार से बाहर निकले और चारों तरफ देखा। अपना सिर हिलाया, दोबारा कार में बैठे और फिर चल पड़े। वही हाल जुते हुए एक खेत के बीच में हुआ, एक झूला हुए पुल के बीच में से और एक बहुमंजिला कार पार्किंग में हुआ। डैडी पागल हो गए क्या, है ना? डडली ने पिटूनिया आंटी से देर शाम को ढीली आवाज़ में पूछा। वर्नन अंकल कार को समुद्र के किनारे पार्क करके और उन सभी को एक उसके अंदर लॉक करके कहीं चले गए थे। बारिश होने लगी थी। बड़ी बड़ी बूंदी कार की छत पर शोर करने लगी थी। डडली चीख रहा था। आज सोमवार है, वह अपनी माँ से बोला। द ग्रेट हेम्बर्टा आज रात आने वाला है। मैं किसी ऐसी जगह ठहरना चाहता हूँ जहाँ टेलीविज़न हो। सोमवार। यह सुनकर हैरी को कुछ याद आया। अगर आज सोमवार था तो टेलीविज़न के कारण डडली से सप्ताह के दिनों के बारे में आमतौर पर कोई भी गलती नहीं हो सकती थी। तो कल क्या, यानी मंगलवार को हैरी का 11वां जन्मदिन है। जाहिर है उसके बर्थडे खास खुशी वाला मौका नहीं होता। पिछले साल डजली परिवार ने एक कोट टांगने वाला हैंगर दिया था और वर्नन अंकल ने एक जोड़ी पुराने मोजे दिए थे। फिर भी कोई रोज़ रोज़ तो 11 साल का नहीं होता है। वर्नन अंकल वापस लौट आए और अब भी मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में एक लंबा पतला पैकेट था। जो पिटूनिया आंटी ने उनसे पूछा कि वे क्या खरीद कर लाए हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सही जगह मिली है, उन्होंने कहा। आ जाओ, सब बाहर निकल आओ। कार के बाहर बहुत ठंडक थी। वर्नन अंकल समुद्र के काफ़ी भीतर एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा कर रहे थे। चट्टान के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, जिससे बुरी झोपड़ी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बात तो तय थी कि वहाँ कोई टेलीविज़न नहीं था। आज रात के लिए तूफान की भविष्यवाणी की गई है, वर्नन अंकल ने खुशी से दमकते हुए और ताली बजाते हुए कहा, और इस भले आदमी ने मेहरबानी करके हमें अपनी नाव उधार दे दी। बिना दांतों वाला एक बूढ़ा आदमी धीमी गति से चलते हुए उनके पास आया। थोड़ी कुटिल मुस्कान के साथ में उसने एक पुरानी नाव की तरफ इशारा किया जो नीचे स्लेटी भूरे पानी में हिचकोले खा रही थी। खाने पीने का थोड़ा सा सामान मैंने ले लिया है, वर्नन अंकल बोले। सब लोग नाव में चढ़ जाओ। नाव में उनकी कुल्फी जमने लगी। समुद्र की बर्फीली बौछार और बारिश ने उनके गले से नीचे उतर रही ठंडक हवा के झोंके और चेहरे पर कोड़े बरसा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घंटों बाद वे उस चट्टान से जा टकराए। वहां तक पहुंच गए जहां से वर्नन अंकल फिसलते और लड़खड़ाते हुए ने टूटी फूटी झोपड़ी तक ले गए। अंदर की हालात बहुत भयानक थे। समुद्री शैवाल की बुरी बदबू वहां थी। लकड़ी की दीवारों के बीच मोटी मोटी दरारों से हवा सीटी बजाती हुई आ रही थी और अंगीठी सीली और खाली थी। झोपड़ी में सिर्फ 2 ही कमरे थे। वर्नन अंकल के खाने पीने के सामान में 4 केले और सबके लिए आलू के चिप्स का एक पैकेट था। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, पर चिप्स के खाली पैकेट सिर्फ धुआं निकाल कर ही वहाँ से कुड़ गए। ऐसा समय वह चिट्ठियाँ होती तो मज़ा आ जाता। वे खुशी खुशी बोले। वे बहुत अच्छे मूड में थे। जाहिर था वे सोच रहे थे कि इस तूफान में उन तक चिट्ठियाँ पहुँचाने वाला यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। हैरी के मन
ही मन में यह बात से सहमत था। हालांकि इस बात में उसे ज़रा भी खुशी नहीं हो रही थी। आज रात हुई तो भविष्यवाणी के अनुसार तूफान उनके चारों तरफ गरजने लगा। ऊंची लहरों की बौछार झोपड़ी की दीवारों से जा टकराने लगी और तूफानी हवा गंदी खिड़कियों को हिलाने लगी। पिटूनिया आंटी को दूसरे कमरे में कुछ सेले हुए कंबल मिल गए और उन्होंने दीमक लगे सोफे पर डडली के लिए बिस्तर लगा दिया। बे और वर्नन अंकल अंदर वाले मोटे पलंग पर सोने चले गए। हैरी को उसके हाल पर छोड़ दिया गया कि वह फर्श पर सबसे नर्म जगह ढूंढ ले और सबसे पतले और फटे हुए कंबल के नीचे दुबक कर सो जाए। जब रात गहरा आने लगी तो तूफान और भी भयानक होते चला गया। हैरी सो नहीं सकता था। वह काँप रहा था, खरबटे बदल रहा था और कोशिश करता जा रहा था कि उसे थोड़ा सा आराम मिल जाए, परंतु उसका पेट भूख की वजह से गुड़गुड़ा रहा था। डडली के खर्राटे तूफान की हवाओं के कारण दब गए थे जो आधी रात के करीब शुरू हुआ था। डडली की घड़ी उसकी मोटी कलाई पर सोफे के नीचे लटकी हुई थी। हैरी को उसके चमकते डायल में यह दिख रहा था कि 10 मिनट बाद वह 11 साल का हो जाएगा। वह लेटा रहा, देखता रहा और उसके बर्थडे की टिक टिक करती हुई आवाज़ के कारण उसकी बर्थडे पास आ रहा था। वह सोच रहा था कि क्या डर्सली परिवार को उसके बर्थडे याद रहेगा, और यह भी कि चिट्ठियाँ लिखने वाला इस समय कहाँ होगा। 5 मिनट बचे हैं। हैरी को बाहर किसी चीज़ के चरमराने की आवाज़ आई। उसे डर लग रहा था कहीं छत टूट कर ना गिर जाए। हालांकि ऐसा होने पर उसे अधिक गर्मी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं था। 4 मिनट बचे थे। शायद प्रिवेट ड्राइव के घर में अब तक इतनी सारी चिट्ठियां इकट्ठी हो गई होंगी कि जब वह वापस लौट कर जाएगा तो उसे किसी तरह से एक चिट्ठी चुराने में सफलता ज़रूर मिलेगी। 3 मिनट बची हैं। क्या यह समुद्र की आवाज़ है जो इतनी बुरी तरह से चट्टानों से टकरा रही है? और 2 मिनट बचे। यह अजीब सी चटकाने की आवाज़ कहाँ से आई? क्या कोई चट्टान समुद्र में गिर रही है? 1 मिनट बचा हुआ है और फिर वह 11 साल का हो जाएगा। 30 सेकंड, 20, 10, 9, और उसे डडली को उठा देना चाहिए सिर्फ उसे चढ़ाने के लिए। 3, 2, 1, भड़ाम! पूरी झोपड़ी हिल गई। हैरी उठकर सीधा खड़ा रह गया और उसे दरवाजे को घूरने लगा। कोई बाहर खड़ा था और अंदर आने के लिए दरवाज़ा खटखटा रहा था।